शादी के बाद मेरे जाहिल शोहर ने मेरी जॉब खत्म करवा दी और बोला तुम जॉब करो। मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती। लोग बातें बनाएंगे, मगर मुझे महंगे महंगे सूट पहनने की आदत थी और मेरे मजदूर शोहर की आमदनी बहुत कम थी। वो अपनी सारी कमाई मुझे देता और मैं उसे अपने करीब ना आने देती। मुझे उससे बदबू आती। एक दिन शोहर से छुपकर एक बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने गई। वहां 3 पीस पहने हुए अपने बॉस को देखा तो मेरा दिमाग चकरा गया। वो तो मेरा जाहिल शोहर था। वो फोन पर कह रहा था कि मेरी बीवी को जॉब पर रख लो, मगर उसे पता ना चले कि मैं इस कंपनी का। मेरा नाम आमना है। हम घर में सिर्फ 2 बहन भाई थे। भाई मुझसे उम्र में काफी बड़े थे और मैं घर में सबसे छोटी होने की वजह से सबकी आंखों का तारा थी। हमारी जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी कि अचानक तकदीर ने एक कड़ा इम्तिहान लिया। अम्मा अब्बा हमारे बचपन में ही एक हौलनाक ट्रैफिक हादसे में वफात पा चुके थे। अब्बा का अपना एक छोटा सा ज़राई अद्वियात का कारोबार था, जो उनकी अचानक वफात के बाद आर्जी तौर पर मेरे चचा संभाल रहे थे। चचा ने हमारी परवरिश तो की, लेकिन उनका रवैया कभी हमारे साथ अच्छा नहीं रहा था। जैसे ही मेरा भाई बड़ा हुआ, उसने हालात की नजाकत को समझ लिया। चाचा ने अपना हिस्सा अलग किया और हमारा हिस्सा पूरी ईमानदारी से भाई के हवाले कर दिया। उस दिन के बाद पूरे घर की और खास तौर पर मेरी जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर मेरे भाई के सर पर आ गई। मेरे भाई ने दिन रात एक कर दिया। चंद ही सालों में उसका शुमार शहर के कामयाब ताजरों में होने लगा। मेरा भाई मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता था। वो सिर्फ मेरा बड़ा भाई नहीं था, बल्कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त और मुहाफिज भी था। भाई ने मुझे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरी हर जायज और नाजायज जिद पलक झपकते पूरी कर दी जाती थी। वक्त पर लगाकर उड़ता गया और भाई की शादी हो गई। मेरी भाभी एक निहायत सुलझी हुई और मोहब्बत करने वाली खातून थी। वो मुझे बिल्कुल अपनी छोटी बहनों की तरह चाहती थी। घर का माहौल बहुत खुशगवार और पुरसकून था। मैं भी भाभी की बहुत इज्जत करती थी और उनके हर काम में हाथ बटाती थी। इसी तरह दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। मेरी तालीम का सिलसिला जारी था। मैंने शहर की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में मास्टर्स में दाखिला ले लिया। मेरी सोच बहुत आज़ाद और मॉडर्न थी। मुझे लगता था कि दुनिया मेरी मुट्ठी में है और मैं जो चाहूंगी मुझे मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में अक्सर मैं और मेरी सहेलियां घंटों बैठकर अपने ख्वाब बुना करती थीं। मेरी दोस्त नादिया अक्सर मुझसे पूछती कि आमना तुम कैसा जीवन साथी चाहती हो। मैं फख्र से मुस्कुराकर जवाब देती कि मेरा होने वाला शोहर कोई आम इंसान नहीं होगा। वो बहुत पढ़ा लिखा, आला तालीम याफ्ता और कई मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े ओहदे पर फाइज होगा। वो बड़ी सी चमकदार गाड़ी में आएगा और मुझे एक शानदार महल जैसे घर में ब्याह कर ले जाएगा। मैं अपने हुस्न, अपनी डिग्री और अपने भाई की दौलत पर बहुत गरूर करती थी। मैंने जैसे ही अपना मास्टर्स अच्छे नंबरों से मुकम्मल किया तो वक्त पास करने के लिए एक बड़ी कंपनी में जॉब कर ली। मगर मुझे जॉब करते हुए कुछ ही माह गुजरे थे जब भाई ने मेरी शादी का फैसला कर लिया। भाई ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम पढ़ी लिखी हो, जिंदगी के अच्छे बुरे को समझती हो। अगर तुम्हारी नजर में कोई पसंदीदा शख्स है या कोई ऐसा लड़का है जिससे तुम शादी करना चाहती हो तो मुझे बिला झिझक बता दो। मैं तुम्हारा भाई होने के साथ साथ तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त भी हूँ। मैं तुम्हारी खुशी के लिए हर हद तक जाऊंगा। उस वक्त मुझे अचानक अपने अब्बा की वो बात याद आई जब मैं बहुत छोटी थी। अब्बा अक्सर मोहब्बत से मेरे माथे पर बोसा देकर कहते थे कि बेटा याद रखना, जो बेटियां माँ बाप और बड़े भाइयों के सामने सर झुका लेती हैं और अपनी मनमानी नहीं करती, वही लड़कियां दुनिया और आखिरत में कामयाब होती हैं। सच तो ये था कि मुझे वाकई कोई लड़का पसंद नहीं था, बस कुछ ख्वाब थे जिन ख्वाबों को देखना हर लड़की का हक होता है। और मैं भी ऐसे ही ख्वाब देखती थी कि कोई ख्वाबों का शहजादा आएगा और मुझे ब्याह कर ले जाएगा। मैंने अपनी शादी का मुकम्मल फैसला पूरे एतमाद के साथ अपने भाई पर छोड़ दिया और मुस्कुराकर बोली, भाई, जहां आप मेरी शादी करवाएंगे और जिस शख्स को आप मेरे लिए चुनेंगे मैं वहीं शादी कर लूंगी। मुझे आपकी पसंद पर खुद से ज्यादा एतबार है। भाई ने ये सुना तो उनकी आंखों में चमक आ गई और उन्होंने खुशी से मेरे सर पर हाथ फेरा। अब आगे तकदीर का खेल शुरू हुआ। कुछ दिन बाद एक दोपहर हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। ड्राइंग रूम में एक बुजुर्ग तशरीफ लाए जो देखने में बहुत सादा और गरीब से लग रहे थे। वो हमारे अब्बा के एक बचपन के बहुत गहरे दोस्त थे। एक दिन वो भाई को मिले तो उन्होंने भाई के गले लगकर पुरानी यादें ताज़ा की।
چائے پیتے ہوئے انکل نے اچانک ایک ایسی بات کہہ دی جس نے میرے بھائی کے ہوش اڑا دیے۔ انہوں نے بھائی کو بتایا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ ہمارے دروازے پر آئے ہیں۔ انکل نے گہری آہ بھر کر بتایا کہ جب میں بہت چھوٹی تھی تو انہوں نے ابا کے ساتھ پکا وعدہ کیا تھا کہ جیسے ان کا بیٹا بڑا ہوگا اور ابا کی بیٹی بڑی ہوگی تو ابا اپنی بیٹی کا رشتہ ان کے بیٹے کو دے دیں گے۔ بھائی کو یہ سن کر بہت شدید حیرانگی ہوئی کیونکہ انہیں اس وعدے کے بارے میں بالکل کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ انکل 100% سچ کہہ رہے ہیں کیونکہ ابا سچ میں اپنے دوست سے بے تحاشا محبت کرتے تھے اور ان کے لیے اپنی جان بھی حاضر کر سکتے تھے۔ بھائی گہری سوچ میں پڑ گئے۔ انہیں یہی تھا کہ میں نے تو یہ فیصلہ مکمل طور پر ان پر چھوڑ دیا ہے، اور دوسری طرف ابا کی زبان اور ان کی کہی ہوئی بات کا مان رکھنا بھی۔ بھائی نے اپنے اوپر ایک بہت بڑا دینی اور اخلاقی فرض سمجھ لیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے مرحوم باپ کا کوئی وعدہ جھوٹا پڑے، لیکن اصل مسئلہ کچھ اور تھا جس نے بھائی کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ابا کے اس دوست کا بیٹا بہت کم پڑھا لکھا تھا، وہ بامشکل میٹرک پاس کر سکا تھا اور کسی فیکٹری میں نوکری کرتا تھا۔ اس کی تنخواہ اور اس کا رہن سہن ہمارے معیار کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتا تھا، جبکہ میں اعلیٰ تعلیم یافتہ، خوبصورت اور فیشنیبل لڑکی تھی۔ میرے خیالات اور میری سوچ بہت مختلف اور جدید تھی۔ میں ایک آزاد خیال لڑکی تھی جس کے لیے اپنی مرضی کی شاندار زندگی جینا ہی سب سے بڑا اور واحد مقصد تھا۔ میرا اور اس لڑکے کا کوئی جوڑ نہیں تھا، ہم دو الگ الگ دنیاؤں کے واسی تھے۔ بھائی نے کئی راتیں جا کر گزاری۔ انہوں نے بھابھی سے بھی مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ بھابھی بھی ابا کی عزت اور وعدے کے حق میں تھیں۔ بالآخر جذبات اور فرائض کی اس جنگ میں باپ کے وعدے کی جیت ہوئی۔ بھائی نے ابا کے اس دوست کے بیٹے سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ میرا لہنگا شہر کے سب سے مشہور ڈیزائنر سے تیار کروایا گیا۔ میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی کا سب سے حسین باب شروع ہونے والا ہے۔ مہندی کی رات میں نے بہت ڈانس کیا اور سب کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ مجھے ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ اگلے دن بارات آئی۔ میں اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میرا نکاح اس شخص سے پڑھوا دیا گیا۔ میں نے خوشی خوشی قبول ہے کہہ کر کاغذات پر دستخط کر دیے۔ رخصتی کا وقت آیا تو میں بھائی کے گلے لگ کر بہت روئی۔ بھائی کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، لیکن ان کے آنسوؤں میں کوئی اور کہانی چھپی تھی جو میں اس وقت پڑھنے سے قاصر تھی۔ مجھے روتا دھوتا ایک گاڑی میں بٹھا کر رخصت کر دیا گیا۔ گاڑی کا سفر طویل ہوتا جا رہا تھا اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ جب گاڑی رکی تو میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ یہ ایک بہت ہی تنگ اور خستہ حال گلی تھی۔ ارد گرد کے مکانات بہت چھوٹے اور بوسیدہ تھے۔ میرا دل ایک دم سے دھک سے رہ گیا۔ میں نے سوچا شاید یہ راستہ بھٹک گئے ہیں، لیکن ڈرائیور نے دروازہ کھولا اور مجھے اترنے کا اشارہ کیا۔ مجھے ایک نہایت ہی چھوٹے اور کم روشنی والے گھر میں لے جایا گیا۔ گھر کی دیواروں کا رنگ اکھڑا ہوا تھا اور صحن بہت تنگ تھا۔ میری تو سانس رکنے لگی۔ مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھا دیا گیا جس کی سجاوٹ انتہائی درجے کی معمولی اور سستی تھی۔ میرے خوابوں کا محل ایک سیکنڈ میں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ شادی کی رات تھی۔ پہلی دفعہ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تھا۔ میرا سارا جسم غصے اور مایوسی سے کانپ رہا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اور وہ شخص کمرے میں داخل ہوا، اسے دیکھ کر میں لفظی طور پر ہکا بکا رہ گئی۔ وہ سادہ سے اور سستے سے کپڑوں میں ملبوس ایک عام سا نوجوان تھا۔ اس کا رنگ سانولا تھا اور چہرے پر کوئی کشش نہیں تھی۔ اس کی پرسنالٹی بالکل زیرو تھی۔ میرا وہ خوابوں کا شہزادہ نہیں تھا جس کے لیے میں نے اتنی تیاریاں کی تھیں۔ اسے دیکھتے ہی میرا غصہ آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ میرے اندر ایک لاوا سا ابلنے لگا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ میرے کمرے میں کیوں آئے ہو تم؟ میں بیڈ سے یکدم کھڑے ہوتے ہوئے زور سے چلائی۔ میری آواز میں اتنی تلخی تھی کہ وہ قدم روک کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم اور تمہاری جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ میں نے اپنا بھاری دوپٹہ پیچھے کی طرف جھٹکتے ہوئے زہریلے لہجے میں پوچھا۔ وہ میرے اس اچانک حملے پر پوری طرح گھبرا گیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، اس نے میری طرف نظریں جھکاتے ہوئے انتہائی کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا غلط سمجھ رہی ہوں میں؟ بکواس بند کرو اپنی اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے حقارت سے کہا، میں ہی آپ کا شوہر ہوں۔ اس نے فرش کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا یہ ایک جملہ کسی بم کی طرح میرے دماغ پر گرا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ میرا بھائی میرے ساتھ ایسا گھناؤنا مذاق کبھی نہیں کر سکتا۔ میں بے ساختہ چلائی۔ آج پہلی دفعہ مجھے اتنی شدت سے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ بہت بڑی اور ناقابل معافی زیادتی کر دی ہے۔
सारी रात मैं बेड पर करवटें बदलती रही थी और वो शख्स मेरे हुक्माना हुक्म के मुताबिक फर्श पर तकिया रखे खामोशी से सोता रहा था। ये वो जिंदगी नहीं थी जिसके मैंने बचपन से ख्वाब देखे थे। मैंने झंझलाकर गुस्से से अपना भारी दुपट्टा खींचा और जोर से पांव पटकते हुए बेड से नीचे उतर आई। मेरी जूती की तेज और गुस्सीली आवाज से वो एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठा और परेशानी से इधर उधर देखने लगा। आप उठ गई हैं, मैं आपके लिए नाश्ता गर्म चाय लेकर आता हूँ। उसने फर्श से उजालत में उठते हुए और अपने कपड़े झाड़ते हुए इंतहाई आजिजी और नरमी से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी लचक और एहतराम था जो मुझे उसकी कमजोरी और एहसास से कमतरी लगा था। मुझे तुम्हारे गंदे हाथ की कोई चीज नहीं चाहिए, दफा हो जाओ मेरी नजरों से और आइंदा मुझसे बात करने की जुर्रत मत करना। मैंने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने बाल बांधते हुए इंतहाई करख्त और गुस्सीले लहजे में जवाब दिया। मेरा खून खौल रहा था और मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं इस घर की हर चीज को आग लगा दूं। वो मेरे इस तल्ख और जालमाना रवैये पर एक लम्हे के लिए साकित रह गया। उसकी गहरी आंखों में एक अजीब सी दुख भरी चमक उभरी, लेकिन उसने पलटकर कोई तुर्श जवाब नहीं दिया। वो अपना सर झुकाए हुए बगैर कोई लफ्ज अदा किए खामोशी से कमरे का वो सीधा दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। मैं वहीं ड्रेसिंग टेबल के धुंधले शीशे के सामने खड़ी खुद को और अपने नसीब को कोसती रही। आज मेरा वलीमा था और मुझे इस बदबूदार और गरीब खाने में दुल्हन बनकर बैठना था। शीशे में अपना उतरता हुआ चेहरा देखकर मुझे अपने आप पर शदीद तरस आने लगा। थोड़ी देर बाद दरवाजा दोबारा खुला और वो एक पुरानी सी सिल्वर की ट्रे में चाय का कप और चंद सस्ते बिस्किट रखे अंदर दाखिल हो गया। उसने निहायत एहतियात से कदम बढ़ाते हुए वो ट्रे मेरे सामने मेज पर रखी। आप कुछ खा लें, रात को अपने गुस्से में कुछ नहीं खाया था, भूखी रहेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। उसने मेरी तरफ बराह रास्त देखे बगैर धीमी आवाज में इल्तजा की। उसके लहजे में एक अजीब सी फिक्र थी जो मुझे जहर लग रही थी। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे जहर लगती है तुम्हारी ये मनहूस शक्ल और तुम्हारा लाया हुआ ये सस्ता और घटिया खाना। मैंने पूरी ताकत से मेज पर पड़ी ट्रे को जोर से हाथ मारा। चाय का कप कलाबाजी खाता हुआ दूर जा गिरा और टूट गया। गरम चाय फर्श पर बिखर गई और बिस्किट मिट्टी में रुल गए। उसने हैरत से गिरते हुए कप को देखा और फिर एक गहरी सर्द सांस ली। उसने मुझसे कोई शिकवा नहीं किया। टूटे हुए कप के बिखरे टुकड़े खामोशी से समेटे और कपड़े से फर्श साफ करने लगा। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चीख चीख कर सारा घर सर पर उठा लूं। ये कैसा बेहिस और डीठ इंसान था जो मेरी इतनी बड़ी और खुली बेइज्जती पर भी गुस्सा नहीं कर रहा था। उसका ये सुकून मेरे अंदर लगी आग को मजीद भड़का रहा था। अगले दिन वलीमे का छोटा सा फंक्शन था जो उन्होंने किसी हाल की बजाय अपने उसी तंग और छोटे से घर के सहन में रखा था। बाहर गली में सुबह से ही शोर मचा हुआ था और सस्ते से कन्नाती टेंट लगाए जा रहे थे। ये सब देखकर मुझे और ज्यादा गुस्सा आ गया। मेरे सीने में आग लग गई थी। मेरी भाभी भाई के साथ मेरी यूनिवर्सिटी की अमीर और मॉडर्न सहेलियां भी आई थीं। मेरे उस गरीब शोहर को और उसके उस गरीब खाने को देखकर वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी। मैंने गुस्से से अपने बाल नोचे और बेड पर गिरकर रोने लगी। जैसे उन्होंने वलीमे का फंक्शन रखा है, धूप में टेंट लगाकर और सस्ती सी प्लास्टिक की कुर्सियां बिछाकर, मेरी तो सारी दोस्तों में हमेशा के लिए नाक कट जाएगी। मैंने सारा दिन रो रो कर बुरा हाल कर लिया। मैंने कमरे से बाहर निकलने और तैयार होने से साफ इनकार कर दिया था। फिर दोपहर के वक्त भाभी कमरे में आई और मुझे भाई की इज्जत का वास्ता देने लगी। भाभी की मिन्नतों और भाई की इज्जत का सोचकर मैंने एक भारी और कीमती जोड़ा पहना और जबरदस्ती खुद को तैयार कर लिया। शीशे में खुद को सजा हुआ देखकर मुझे उलझन हो रही थी। जब शाम को मेहमान आना शुरू हुए तो मेरा दिल धक धक कर रहा था। मैं सर झुका एक सस्ती सी कुर्सी पर बैठी थी। मेरी सहेलियां नादिया और सायरा जब कीमती कपड़े पहने अंदर दाखिल हुई तो उनकी आंखों में वाज़े हैरानी और इर्द गिर्द के माहौल का मजाक उड़ाने वाले तासुरात थे। आमना, ये सब क्या है? ये कैसी जगह है? और वो जो बाहर मेहमानों को देगों से निकालकर खाना दे रहा है, जिसके कपड़ों पर सालन गिरा हुआ है, वो ही तुम्हारा शोहर है? नादिया ने मेरे कान के करीब झुककर सरगोशी करते हुए इंतहाई तंजिया और चुभते हुए अंदाज में पूछा। मेरे चेहरे का रंग शर्म से सुर्ख हो गया और मेरी आंखें जमीन में गड़ गईं। मेरा दिल चाह के जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मैंने गुस्से से नादिया को घूरा
और दांत पीसते हुए बोली, तुम लोग यहाँ खाना खाने आई हो या मेरा मजाक उड़ाने आई हो? चुपचाप बैठो यहाँ। उस दिन मैं अपने भाई पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। मेरी बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। जैसे ही मुझे मौका मिला, मैंने भाई को इशारे से एक तरफ बुलाया और उन्हें खाली कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। मेरा जब्त और सारा सब्र टूट चुका था। ये ढूंढा आपने मेरे लिए, इस बेकारी और अनपढ़ जाहिल इंसान के साथ मेरी खूबसूरत जिंदगी बांध दी आपने। मैंने अपने आंसुओं को बेदर्दी से रगड़ते हुए और भाई की तरफ गुस्से से देखते हुए चीख कर कहा, आमना खुदा के लिए आहिस्ता बोलो, भाई मेहमान बैठे हैं और वो लड़का तुम्हारा शोहर है, तुम कैसी बेहुदा बातें कर रही हो? भाई ने घबराकर इर्द गिर्द देखते हुए मुझे चुप करवाने की कोशिश की। उनके चेहरे पर शदीद परेशानी और निदामत के आसार थे। आप पर अंधा एतमाद किया था मैंने, अपनी जिंदगी का फैसला और अपनी मर्जी आप पर छोड़ दी थी और आप लोगों ने मेरे साथ ये जुल्म किया। कैसे भाई हैं आप? मुझे अपने हाथों से भड़कते हुए जहन्नुम में धकेल दिया आपने। मैंने उनका कॉलर पकड़ते हुए शिद्दत से रोते हुए और हिचकियां लेते हुए कहा। भाई की आंखों में भी मेरी हालत देखकर नमी आ गई। उन्होंने मेरा हाथ निहायत नरमी से हटाया और मुझे जबरदस्ती सोफे पर बिठाया। अब मुझे सारी हकीकत समझ आ गई। मैं आप पर एक भारी बोझ थी, इसलिए आपने इतनी जल्दी मेरी जान छुड़वाई और मुझे धक्के देकर एक ऐसे इंसान के साथ बांध दिया जिसका मेरे साथ दूर दूर तक कोई जोड़ ही नहीं है। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए इंतहाई तल्ख और चुभता हुआ इल्जाम लगाया। भाई मुझे तहम्मुल से समझाने की कोशिश कर रहे थे। देखो आमना, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारा शोहर बहुत अच्छा और शरीफ इंसान है, वो दिल का बहुत सच्चा है। उसने एक भी लफ्ज तुम्हारे खिलाफ नहीं कहा। वो तुम्हारी बहुत इज्जत करता है और तुम्हें खुश रखेगा। तुम उसे एक मौका तो देकर देखो उसके दिल के अच्छे होने का। क्या करूं मैं? अचार डालूं उसका, जब उसकी शक्ल ही अच्छी नहीं, जब उसका सोसाइटी में कोई म्यार ही नहीं। सख्त घिन आती है मुझे उसकी जात से, उसकी गुर्बत से और उसकी जहालत से। मैंने नफरत भरे अंदाज में मुंह बनाते हुए और हिकारत से थूकते हुए जवाब दिया। मेरी बात सुनकर भाई मुझे गुस्से से घूरते हुए देखने लगे। उनके चेहरे पर भाइयों वाली नरमी की जगह एक अजीब सी सख्ती और फैसला कुन अंदाज आ चुका था। ये अब्बा का फैसला था और मेरे बाप का अपने दोस्त से किया हुआ आखिरी वादा था। मैं तुम जैसी लड़की की झूठी अना की खातिर अपने मरे हुए बाप को झूठा नहीं कर सकता था। भाई ने दो टोक अल्फाज में मेरा दिल चीरते हुए हतमी अंदाज में कहा, अब अब्बा के इस पुराने फसुर्दा फैसले के सामने मैं अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दूं? मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है ना इस घर में। मैं बकरियों की तरह हांकी जा रही हूँ। मैं बहुत रोई और फर्श पर बैठकर धाड़े मार मार कर रोने लगी। मेरी आवाज सुनकर भाभी भी अंदर आ गईं और मुझे चुप करवाने लगी। मैंने भाई के साथ उसी वक्त वापस उनके घर जाने की जिद की, लेकिन भाई ने सख्ती से मुझे अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अब यही मेरा घर है और मुझे यही जीना मरना है। क्योंकि मुझे गुस्सा भाई पर था, लेकिन जिस इंसान के साथ और जिसके गरीब घर में मैं अब रह रही थी, उस इंसान से मैं बेहद और पागलों की तरह नफरत करती थी। मुझे उसकी हर चीज, उसकी आवाज, उसके चलने के अंदाज से चिढ़ हो गई थी। जब वो गलती से भी मेरे करीब आता तो मुझे उसके वजूद से घिन महसूस होती। उसके सस्ते कपड़ों से आने वाली बदबू मुझे पागल कर देती थी। मैं एक आला पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की थी, वो एक आम सा जाहिल और गवार शख्स था। मैंने उसे जलील करने, उसका मजाक उड़ाने में कोई कसर न छोड़ी। वलीमे के बाद के गुजरने वाले दिन मेरे लिए किसी अजाब और जहन्नुम से कम नहीं थे। मैंने उस छोटे से कमरे को अपना कैद खाना बना लिया था। वो रोजाना सुबह मुंह अंधेरे सवेरे उठकर अपनी ड्यूटी के लिए फैक्ट्री चला जाता और मैं सारा दिन बेड पर पड़ी सोती रहती, क्योंकि उसने शादी से पहले ही मेरी जॉब खत्म करवा दी थी। मैं अपने मोबाइल फोन पर अपनी सहेलियों से उसकी शक्ल, उसकी गरीबी और उसके घर वालों की बुराइयां करती रहती। जब वो शाम को थका हारा और पसीने से शराबूर घर आता तो मैं जानबूझकर उससे लड़ने और झगड़ने के बहाने ढूंढती ताकि उसका सुकून बर्बाद कर सकूं। ये गीला तौलिया यहाँ बेड पर क्यों रखा है तुमने? तुम सारी जिंदगी जाहिल ही रहोगे। तुम्हें तमीज और रख रखाव नाम की कोई चीज छूकर नहीं गुजरी। मैंने गुस्से से आग बगुला होते हुए उसका गीला तौलिया उठाकर पूरी ताकत से उसके मुंह पर मारते हुए चीख कर कहा। वो खामोशी से जमीन पर गिरा हुआ तौलिया उठाता और बिला वजह मुस्कुराकर कहता, मुझे माफ कर दे बेगम, मुझसे गलती हो गई। मैं आइंदा पूरा ख्याल रखूंगा। आप गुस्सा ना किया करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। उसकी
ये बिला वजह की माफ़ी और उसकी ये बर्दाश्त भरी मुस्कुराहट मेरे गुस्से को ठंडा करने की बजाय मजीद भड़का देती थी। मैं उस पर तंज के तीर चलाती, लेकिन मैं उससे जितनी नफरत और हिकारत से बात करती, वो उससे ज्यादा मेरा ख्याल रखता। वो मेरी एक एक छोटी चीज का ख्याल रखता। मेरे सोते वक्त घर में कोई शोर ना होने देता। उसने अपने घर वालों को सख्ती से मना कर रखा था कि कोई भी बिला वजह मेरे कमरे की तरफ ना आए। मेरा दोपहर और रात का खाना टाइम पर मेरे कमरे में लेकर आता। वो एक ट्रे में निहायत साफ सुथरे बर्तनों में खाना सजा कर लाता। ये लीजिए, आपका खाना खा लें। आप दिन में कुछ भी नहीं खाती, ऐसे तो आप बहुत कमजोर हो जाएंगी। वो ट्रे निहायत अदब से मेरे सामने बेड पर रखते हुए इंतहाई फिक्रमंदी से कहता, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अपना काम करो और निकलो यहाँ से। मेरा दम घुटता है तुम्हारी मौजूदगी में। मैं मुंह फेरकर इंतहाई रौनियत और तकब्बुर से जवाब देती। वो अजीब किस्म का डीठ और बेगैरत इंसान था। उसे मेरी किसी कड़वी बात का बुरा ही नहीं लगता था। आखिरकार एक रात मेरे सब्र का पैमाना झलक गया। वो मेरे लिए बाजार से खास तौर पर सेब लेकर आया। उसे किसी से पता चल गया था कि मुझे फलों में सेब बहुत पसंद है। उसने सेब धोकर निहायत तरीके से काटकर एक साफ प्लेट में रखे और मेरे सामने बेड पर ले आया। मुझे पता चला है आपको सेब पसंद हैं। मैं खास तौर पर बड़ी मंडी से आपके लिए लेकर आया हूँ। आप खाकर देखिए, बहुत मीठे हैं। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी और चमक थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया हो। मैंने बेजारी से प्लेट को देखा और फिर उसके थके हुए काले सावले चेहरे को देखा। मेरे अंदर पलने वाली सारी करवाहट मेरी जबान पर आ गई। आखिरकार मैंने सीधा उसके मुंह पर बोल दिया, तुम्हें एक मैं ही मिली थी शादी करने के लिए इस पूरी दुनिया में। क्या मैं अंधी हो गई थी या तुम अंधे थे जो मेरा रिश्ता मांगने मेरे घर चले आए? मैंने बेड से यकदम खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर इंतहाई तजलील आमेज लहजे में चीखते हुए कहा। उसके चेहरे की वो मासूम सी खुशी एकदम गायब हो गई, लेकिन वो अपनी आदत के मुताबिक खामोश रहा। और तेरे जैसे काले कलोटे और बेशक्ल वाले के लिए जहाँ में लड़कियों की कोई कमी थी, कोई भी गरीब और जाहिल लड़की तुमसे शादी कर लेती। जमीन का अदना खाक था तू और आसमान के साथ रहने के ख्वाब देखने लगा। मैंने उसकी गरीबी और उसकी शक्ल का बदतरीन और शर्मनाक मजाक उड़ाया। मैंने हाथ मारकर वो प्लेट उछाल दी। सेब के टुकड़े उड़कर पूरे कमरे के फर्श पर बिखर गए। तुम्हारे ये ऊंचे ख्वाब मैं कभी पूरे नहीं होने दूंगी। तुम मेरे लायक ही नहीं हो और न कभी हो सकते हो। मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपनी जिंदगी में खुश नहीं रहने दूंगी। मैंने गुस्से से हाँफते हुए और उंगली का इशारा करते हुए उसे सीधी धमकी दी। वो खामोशी के साथ मेरे सुर्ख चेहरे की तरफ देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू या गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा पुरस्रार सुकून था। उसने झुककर फर्श पर बिखरे हुए सेब के टुकड़े आहिस्ता आहिस्ता उठाए और फिर मेरी तरफ देखकर एक गहरी और खामोश मुस्कुराहट के साथ मुस्कुरा दिया, ऐसे जैसे मेरी इन जहरीली बातों से उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। उसकी इस पुरसकून मुस्कुराहट ने मेरे अंदर दहकती आग को मजीद भड़का दिया। मैंने अपने दिल में पक्का तहैया कर लिया कि अब मैं इस हद तक गिर जाऊंगी कि ये शख्स खुद तंग आकर हाथ जोड़कर मुझे इस घर से निकालेगा और मुझे तलाक देगा। मैं इस इंसान की जिंदगी अजाब बना दूंगी। सेब वाले वाक्य के बाद मेरे अंदर की नफरत एक नासूर बन चुकी थी और उस घर की वो बुसीदा दीवारें मुझे हर वक्त काटने को दौड़ती थीं। मेरा पारा उसकी इस खामोश और पुरसकून फितरत को देखकर मजीद हाई हो रहा था। मैंने अपने कंबल को गुस्से से पीछे हटाया और पांव पटकती हुई उसके बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो गई। मेरी आंखों में गुस्से की सुर्ख लकीरें तैर रही थीं और मेरा सारा जिस्म एक अनजानी दहशत से कांप रहा था। मैं अपने भाई के घर जाना चाहती हूँ। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर हतमी और दो टोक लहजे में अपना फैसला सुनाया। वो मेरी इस अचानक बात पर चौंक गया और उसके हाथ से कंघी छूटकर मेज पर गिर गई। उसने गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखकर धीमी आवाज में बोला, मैं आपको लेकर चलता हूँ। उसने निहायत नरमी और बर्दाश्त से जवाब दिया, आप तैयार हो जाएं, हम मिलकर चलते हैं, लेकिन शाम को मेरे साथ वापस आ जाइएगा। उसकी इस बात पर मेरे तन बदन में आग लग गई। आपके बगैर मुझे ये घर सूना सा लगता है बेगम। उसने मेरे गुस्से से भरी निगाहों को नजरअंदाज करते हुए अपने दिल की बात कही। बकवास कर रहे हो तुम। मैंने उसकी बात काटते हुए इंतहाई जहरीले और तल्ख लहजे में कहा, मैं तुम्हारे साथ मजीद नहीं रह सकती।
और ना ही मुझे इस गरीब खाने में वापस आना है। मैंने अपना हाथ हवा में लहराते हुए उसे उसकी औकात याद दिलाने की कोशिश की। तुम समझ क्यों नहीं रहे कि मेरा और तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है और मैं यहाँ घुट घुट कर मर जाऊंगी। वो मेरा ये फैसला कुन अंदाज देखकर खामोश हो गया और उसने अपना सर झुका लिया। उसने मुझसे कोई बहस नहीं की और अपना पुराना सा बैग उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मैंने अपना मोबाइल फोन उठाया और गुस्से से कांपते हुए हाथों के साथ अपने भाई का नंबर डायल किया। मैं जानती थी कि मेरा भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और वो मेरी एक आवाज पर मुझे इस अजाब से निकालने के लिए दौड़ा चला आएगा। फोन की घंटी बज रही थी और मेरे दिल की धड़कन तेज थी। जैसे ही भाई ने फोन उठाया मैंने रोना शुरू कर दिया। भाई जान, मुझे यहाँ से ले जाएं, मैं इस जाहिल इंसान के साथ मजीद एक सेकंड भी नहीं रह सकती। मैंने हिचकियां लेते हुए और अपनी आवाज में दर्द पैदा करते हुए भाई से मिन्नत की। आमना, क्या हो गया? सुबह सुबह तुम कैसी बातें कर रही हो? भाई की आवाज में परेशानी के साथ साथ एक नागवार सी सख्ती भी थी। यहाँ मेरा दम घुटता है भाईजान और मुझे इस शख्स से घिन होती है। मैंने रोते हुए अपने दिल की भड़ास निकाली और सोचा कि भाई अभी गाड़ी निकाल कर मुझे लेने आ जाएंगे। लेकिन मैंने जैसे ही भाई को फोन किया तो भाई का जवाब सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उनका लहजा बर्फ की तरह सर्द और पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। आमना, तुम उस घर में ब्याह कर गई हो और अब वही तुम्हारा घर है। भाई ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, जिसने मेरी रूह तक को हिलाकर रख दिया। खुशकिस्मत हो तुम कि तुम्हें इतना अच्छा और शरीफ शोहर मिला है जो तुम्हारी हर बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा है। भाई की इस बात ने मेरे सारे मान को तोड़कर रख दिया था। अगर तुम तलाक लेकर इस घर में आओगी तो याद रखना, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हैं। भाई ने इंतहाई बेरहमी से अपना हतमी फैसला सुनाया और फोन बंद कर दिया। मैं हाथ में फोन पकड़े खामोशी के साथ बेड पर बैठ गई। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था और मेरी आंखों से आंसू खुश्क हो गए थे। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही भाई है जो कल तक मेरी एक छींक पर पूरा घर सर पर उठा लेता था। आज उसी भाई ने मेरी जिंदगी के सबसे बड़े मसले पर मुझे यूं तना और बेआसरा छोड़ दिया था। कमरे की खामोशी मुझे डरा रही थी और मुझे लग रहा था जैसे मैं चारों तरफ से ऊंची दीवारों में चुन दी गई हूँ। अब मैं खुद उससे तलाक नहीं मांगूंगी। मैंने अपने आंसू साफ करते हुए दांत पीसकर दिल ही दिल में अहद किया, बल्कि ये शख्स मुझे खुद तलाक देगा और हाथ जोड़कर मुझे इस घर से निकालेगा। मैंने एक शरीर इरादा करते हुए अपने आप से वादा किया, फिर तो भाई मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे ना। जब वो खुद मुझे छोड़ेगा मैं उस शख्स को ही पूरी दुनिया और अपने भाई की नजरों में बुरा बनाऊंगी और उससे तलाक भी लूंगी। यही कहते हुए मैंने इरादा कर लिया था कि अब मैं अपनी हिकमत अमली तब्दील करूंगी। मैं जितना उसे तंग करती हूँ अब मैं उससे भी ज्यादा तंग करूंगी और उसकी जिंदगी अजीरन कर दूंगी। मैंने सोच लिया था कि मैं उसके सब्र का वो इम्तिहान लूंगी कि ये खुद हार मान जाएगा। वो मेरी हर जरूरत का ख्याल रखता था और हर चीज मेरे मांगने से पहले मुझे लाकर देता था। उसकी यही अच्छी आदत मेरे लिए सबसे बड़ी रुकावट बन गई थी। वो तो किसी तरह भी मुझे कोई मौका नहीं दे रहा था कि मैं उसकी किसी खामी को बुनियाद बनाकर उससे जान छुड़वा सकूं। वो एक मशीन की तरह काम करता था और मेरी हर गाली का जवाब मुस्कुराहट से देता था। मैंने बेड पर लेटकर घंटों सोचा कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि उसके सब्र का पैमाना झलक जाए। सोचते सोचते मेरे दिमाग में अपनी यूनिवर्सिटी की दोस्त नादिया का ख्याल आया। मैंने फौरन अपना फोन उठाया और अपनी बेस्ट फ्रेंड को फोन किया। नादिया वो वाहिद लड़की थी जो पहले भी मुझसे मेरे शोर की बुराइयां करती थी और मेरे गुस्से को हवा देती थी। हेलो नादिया, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मैं इस घर में पागल हो जाऊंगी। मैंने फोन मिलाते ही रोते हुए नादिया से फरियाद की। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? उस जाहिल ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? नादिया ने फौरन मेरे हक में बोलते हुए मेरे शोहर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वो कहती थी, तुम इतनी खूबसूरत और मॉडर्न लड़की थी, उस शख्स के साथ कैसे जिंदगी गुजार रही हो? नादिया की बातों ने मेरे अंदर के गरूर को मजीद जगा दिया। अजीब सा जाहिल और मामूली शक्लो सूरत का इंसान है और वो तुम्हारा अजीब सा जाहिल और मामूली शक्लो सूरत का इंसान है वो, और तुम्हारा उसके साथ कोई मैच ही नहीं बनता। नादिया ने मेरी दुखती रग पर हाथ रखते हुए कहा। मैं उससे हमदर्दियां समेटते हुए मजीद रोने लगी और बोली कि मेरे भाई ने भी मुझे वापस बुलाने से इनकार कर दिया है। मुझे कोई हल नजर नहीं आ रहा कि मैं कैसे इस अजाब से जान छुड़वाऊं। मैंने नादिया के सामने अपनी मुकम्मल बेबसी का इजहार कर दिया।
तुम परेशान मत हो, हर मसले का एक हल होता है। नादिया ने बड़ी चालाकी से मुझे तसल्ली देते हुए कहा, तुम एक काम करो, भारी रकम का खर्चा डाल दो उस पर ताकि वो अंदर से टूट जाए। नादिया की इस तजवीज़ ने मेरे अंधे दिमाग में एक रोशन किरण पैदा कर दी। वो खुद ही मजबूर होकर तुम्हें तलाक दे देगा, क्योंकि इतनी तो उसकी औकात है ही नहीं। नादिया ने एक इंतहाई शैतानी और कारगर मशवरा दिया, तुम उससे ज्यादा पैसे मांगो, वो तुम्हें इतना खर्चा दे दे, ये उस गरीब के बस की बात नहीं है। नादिया मुसलसल मुझे उसके खिलाफ उकसा रही थी और मुझे ये तरकीब बहुत शानदार लग रही थी। मुझे उसकी बात बहुत पसंद आई और मैंने दिल ही दिल में अपने मुतालबात की एक लंबी फहरिस्त तैयार कर ली। मैं जानती थी कि उसकी तनख्वाह बहुत मामूली है और वो घर का खर्च भी बड़ी मुश्किल से चलाता है। आखिरकार शाम को जब वो थका हारा घर वापस आया तो मैंने उसे अपने कमरे में बुलवा लिया। वो दरवाजे के पास खड़ा था और उसके चेहरे पर दिन भर की मुशक्कत की स्याही और थकन आया थी। मैंने उससे बोल दिया कि मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी आमना बेगम, हुक्म करें आप, आपको किसी चीज की जरूरत है? उसने अपनी थकन को छुपाते हुए निहायत अदब से पूछा। मुझे महीने का 30,000 रुपए बाकी जरूरत के अलावा चाहिए। मैंने बगैर किसी तहमीद के एक भारी पत्थर उसके सर पर दे मारा, जिससे मैं अपनी शॉपिंग कर सकूं और अपने कपड़े जूते ले सकूं। मैंने इंतहाई डिठाई और बेशर्मी से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैंने हमेशा से अपने भाई के घर में ऐसी ही पुरतैश जिंदगी गुजारी है। मैंने उससे उसकी औकात याद दिलाने के लिए अपने भाई की अमीरी का ताना भी दिया। अगर तुम ये खर्चा कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मुझे खुले दिल से तलाक दे सकते हो। मैंने उसे सीधा सीधा ब्लैकमेल करते हुए अपनी शर्त उसके सामने रख दी। मैंने ये सब उसे तंग करने और उसकी अना को कुचलने के लिए किया था। मुझे पूरा यकीन था कि वो इतनी बड़ी रकम का सुनकर गुस्से से पागल हो जाएगा और मुझ पर हाथ उठाएगा या फिर तलाक देने पर राजी हो जाएगा। लेकिन वो अजीब किस्म की मिट्टी का बना हुआ शख्स था। उसने मेरी ये नामुमकिन और जालिमाना शर्त सुनकर ना तो कोई गुस्सा किया और ना ही अपनी मजबूरी का रोना रोया। उसने खामोशी से सर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। मुझे लगा कि शायद वो अंदर से टूट गया है और अब तलाक के कागजात ही बनवाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर महीने की पहली तारीख को ही वो 30,000 रुपए मेरे हाथ पर लाकर रख देता था। उसने मुझे हैरत के समंदर में गर्क कर दिया था। वो सुबह सवेरे जब फैक्ट्री जाने के लिए तैयार होता तो मुझे पैसे दे देता और मुस्कुराकर कहता कि ये लीजिए बेगम, आप बाजार जाएं और अपने पसंद की शॉपिंग कराएं। वो इतने आराम और सुकून से ये बात कहता जैसे वो किसी फैक्ट्री का मालिक हो और 30,000 उसके लिए मामूली रकम हो और आपको किसी भी हवाले से फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। वो मुझे तसल्ली देते हुए मजीद कहता, जिससे मुझे उलझन होने लगती थी, आपकी तमाम जरूरियात जिंदगी मेरे ऊपर फर्ज हैं और ये लाजिम है कि वो मैं पूरी करूं। वो ये भारी जुमला इतनी आसानी से अदा करके फैक्ट्री चला जाता था और मैं बिस्तर पर बैठी उन कड़कड़ाते नोटों को देखती रहती। उस दिन भी यकम तारीख थी जब सर्दियों की एक धुंधली सुबह का आगाज हुआ था। वो सुबह के वक्त फजर की नमाज पढ़कर आया और सीधा मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में पैसों की गट्ठी थी। उसने मेरे तकिए के पास वो पैसे रखे और मुझे 30,000 रुपए देकर अपने काम के लिए निकल गया। मैं उन नोटों को मुट्ठी में दबाए बिस्तर पर बैठी सोच रही थी कि मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि वो एक मकामी और छोटी सी फैक्ट्री में काम करता आया है जहां उसकी तनख्वाह सिर्फ 15,000 रुपए ही थी। मुझे इस बात का इल्म उसके घर वालों की बातों से हो गया था। अगर वो पूरे महीने की तनख्वाह मुझे दे देता था तो बाकी के अखराजात वो कैसे पूरा करता था, ये बात मेरी अक्ल और मेरी समझ से मुकम्मल तौर पर बाहर थी। वो घर का राशन भी लाता था, बिजली का बिल भी देता था और अपनी बूढ़ी माँ की दवाइयाँ भी खरीदता था, लेकिन मैं तो उस पर बोझ ही डालना चाहती थी ताकि वो टूटकर बिखर जाए। मैंने अपनी ज़मीर की आवाज़ को दबा दिया और उन पैसों को अपने बैग में रख लिया। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि वो पैसे कहाँ से ला रहा है या किसके आगे हाथ फैला रहा है। मुझे सिर्फ अपनी शॉपिंग और अपनी अना की तस्कीन से गर्ज थी। उस दिन जब मैं तैयार होकर माल गई ताकि ज्यादा सारी शॉपिंग करके आ सकूं और अपनी सहेलियों को दिखा सकूं, मैंने कीमती सूट पहना और अच्छा सा मेकअप करके घर से बाहर निकल आई। पिछले महीने के भी कुछ पैसे मेरे पास बच गए थे और कुछ इस महीने के पैसे मेरे पर्स में थे। मेरे पास काफी बड़ी रकम जमा हो चुकी थी और मेरा इरादा था कि आज मैं जी भरकर अपने लिए ब्रांडेड कपड़े और जूते खरीदूंगी। मैंने अपने दिल में सोच लिया था कि इस जाहिल इंसान के साथ रह तो रही हूँ और इस अजाब को बर्दाश्त कर रही हूँ। मैंने रिक्शे में बैठते हुए खुद कलामी की, जब तक ये शख्स मेरी फरमाइशों से तंग नहीं आ जाता तब तक अपनी ख्वाहिशात को तो ना मारूं।
میں نے خود کو تسلی دی کہ میں اس کی کمائی پر عیش کروں گی اور اسے اندر سے کھوکھلا کر دوں گی۔ میری منزل شہر کا سب سے بڑا شاپنگ مال تھا جہاں میری سہیلیاں میرے انتظار کر رہی تھیں۔ میرا ارادہ پختہ تھا کہ میں اس شخص کو معاشی طور پر اتنا نچوڑ لوں گی کہ اس کے پاس مجھے طلاق دینے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ میں رکشے میں بیٹھی شہر کے سب سے بڑے شاپنگ مال کی طرف جا رہی تھی۔ میرے پرس میں 30,000 روپے کی بھاری رقم موجود تھی اور میرا غرور آسمان کو چھو رہا تھا۔ شہر کے بس اسٹاپ پر پہنچ کر ٹریفک کا شدید ازدحام مل گیا۔ رکشہ ایک بس اڈے کے بالکل سامنے جا کر رک گیا۔ گرمی اور ہب سے میرا برا حال ہو رہا تھا اور میں جھنجلا کر باہر دیکھنے لگی۔ اچانک میری نظر بس اڈے کے ہجوم میں ایک جانی پہچانی شکل پر پڑی۔ وہ ایک ٹرک کے پاس کھڑا تھا اور اس کے کندھوں پر ایک بھاری بوری لدی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں رگڑ کر دوبارہ غور سے دیکھا۔ یہ تو میرا شوہر ہے۔ میرے منہ سے بے ساختہ ایک دبی ہوئی چیخ نکل گئی اور میرا سارا جسم سن ہو گیا۔ وہ مسلسل بھاری سامان اپنے سر اور کندھوں پر لاد کر بسوں کی چھتوں پر چڑھا رہا تھا۔ اس کے کپڑے پسینے میں مکمل طور پر شرابور ہو چکے تھے اور اس کے ماتھے سے پسینہ بہہ کر اس کی آنکھوں میں جا رہا تھا۔ میں نے دھیان سے اس کے قدموں کی طرف دیکھا۔ اس کی جوتی بری طرح ٹوٹی ہوئی تھی اور اس کے پاؤں گرد مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ یا اللہ، یہ شخص یہاں کیا کر رہا ہے؟ میرا دل میرے سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا اور میری سانسیں اکھڑ گئیں۔ اس وقت میری روح تک کانپ گئی۔ آج نہ جانے کیوں شخص پر مجھے بے حد رحم آیا اور میرے اندر کا سارا غرور ایک سیکنڈ میں پاش پاش ہو گیا۔ وہ ساری رات ایک فیکٹری میں نائٹ شفٹ کرتا تھا اور پھر دن بھر اس بس اڈے پر لوگوں کے بوجھ اٹھاتا تھا، ان کا سامان اپنے سر پر لاد کر ٹرک اور گاڑیوں میں لوڈ کرتا تھا۔ اس کا وہ ٹوٹا ہوا جوتا، اس کے وہ پھٹے پرانے کپڑے چیخ چیخ کر گواہی دے رہے تھے کہ یہ شخص جتنا بھی کماتا تھا وہ صرف اور صرف مجھ پر خرچ کرتا تھا۔ اس نے اپنے لیے ایک جوتا تک نہیں خریدا تھا اور میری جھوٹی انا کی تسکین کے لیے خود کو عذاب میں ڈال رکھا تھا۔ وہ چاہتا تو مجھے 1 منٹ میں طلاق دے کر اس اذیت سے جان چھڑوا لیتا، لیکن اس نے مجھے طلاق نہ دی بلکہ میری ہر جائز اور ناجائز خواہش کو پورا کرتا رہا۔ آج میری آنکھوں میں خود بخود آنسو آ گئے۔ رکشے والے، رکشہ موڑو، مجھے واپس گھر جانا ہے۔ میں نے روتے ہوئے رکشے والے کو آواز دی اور اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کی۔ میں جو مال میں شاپنگ کے لیے جا رہی تھی انہی قدموں واپس اپنے اسی غریب خانے میں لوٹ آئی۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور بیڈ پر گر کر اتنا روئی کہ میری ہچکی بند گئی۔ میرا دل اس قدر بھاری ہوا تھا کہ خوب جی بھر کر روئی۔ میں نے اس شخص کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی تھی، وہ مجھ سے کتنی سچی محبت کرتا تھا جس کا مجھے آج تک اندازہ ہی نہیں ہو سکا تھا۔ ہو سکتا ہے میں ایک پڑھے لکھے بہت خوبصورت انسان سے شادی کرتی تو وہ مجھے یہ مقام کبھی نہ دیتا۔ مجھے آج سمجھ آئی کہ ایک امیر انسان کبھی مجھے یہ ایمان، یہ سچائی، یہ چاہت اور یہ بے لوث محبت نہ دے سکتا تھا جو یہ غریب شخص مجھے دے رہا تھا۔ آج مجھے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ یہ تلخ احساس ہوا کہ میں مکمل طور پر غلط تھی۔ اللہ نے میرے نصیب میں اتنا اچھا اور مخلص انسان رکھا تھا اور میں نے اپنی جاہلیت میں اس کی شدید بے قدری کی تھی۔ شام کا وقت تھا جب وہ گھر آیا۔ وہ روزمرہ سے بھی زیادہ تھکا ہوا اور نڈھال لگ رہا تھا۔ اس نے کمرے میں آتے ہی میری طرف ایک نظر دیکھا اور پھر خاموشی سے صوفے کے کونے پر لیٹ گیا۔ تھکن اس قدر زیادہ تھی کہ لیٹتے ہی سو گیا۔ میں بیڈ پر خاموشی سے بیٹھی اس کے معصوم اور تھکے ہوئے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میں جیسے ہی اپنی جگہ سے اٹھی تو میری پائل کی ذرا سی آہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر صوفے سے اٹھ بیٹھا اور پریشانی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ مجھے فیکٹری جانا تھا نا؟ میری تو آنکھ لگ گئی۔ اس نے گھبراہٹ میں اپنے بال درست کرتے ہوئے کہا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ آپ بیٹھے، میں ابھی آپ کے لیے باہر سے کھانا لاتا ہوں، آپ کھانا کھا لیں۔ اس نے اپنی تھکن کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے میری بھوک کی فکر کی۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا اور انتہائی حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا کیونکہ یہ ہماری شادی کے بعد پہلی دفعہ تھا کہ میں اس طرح اس کا ہاتھ تھامے اس کے اتنے قریب کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے یقینی تھی۔ کھانا تم نہیں لاؤ گے، اب سے کھانا میں لاؤں گی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت نرمی اور محبت سے کہا، اور آج تم فیکٹری نہیں جاؤ گے، آج تم صرف آرام کرو گے۔ میں نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں میری خاطر دن رات اتنا کمانے کی اور خود کو یوں ہلکان کرنے کی۔ میرے لہجے میں اس کے لیے ایک سچا درد اور تڑپ موجود تھی۔ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ تم جیسے عظیم شخص کی محبت پا سکوں۔ میری آنکھوں سے بے بہا آنسو بہنے لگے اور میرا گلا رند گیا۔ بہت بے قدری کی ہے میں نے تمہاری اور تمہیں بہت اذیت دی ہے۔ میں نے روتے ہوئے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ مجھے معاف کر دو،
خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن وہ شخص آج بھی مجھ پر ذرا سا بھی غصہ نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی دفعہ ایک سچی اور گہری امید چمکی تھی۔ میں بے ساختہ اس کے قدموں میں گر گئی اور اس کے گھٹنوں میں سر رکھ دیا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں کبھی سمجھا ہی نہیں تھا۔ میں نے سسکیاں لیتے ہوئے اس کے قدموں کو چھوا۔ تم جاہل نہیں ہو، بلکہ میں اندھی تھی جو تمہاری اچھائیاں دیکھ نہ سکی۔ میری آواز درد سے بھاری ہو چکی تھی۔ وہ میری حالت پر شدید گھبرا گیا اور جلدی سے مجھے کندھوں سے پکڑ کر اٹھانے لگا۔ ایسا نہ کرو، تم میری عزت ہو، میرے قدموں میں مت بیٹھو۔ اس نے نہایت احترام اور گھبراہٹ سے مجھے اپنے برابر کھڑا کیا۔ میں نے ایک بار پھر مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ نہیں، آج سے میں تمہاری عزت بننا چاہتی ہوں، تمہارے کندھوں کا بوجھ نہیں۔ میں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے ایک سچا یقین دلایا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی پہلے والی خاموشیوں کی طرح بوجھل یا کاٹنے والی نہیں تھی۔ اس خاموشی میں ایک عجیب سا سکون، نئی زندگی کی نوید تھی۔ وہ میری بات سن کر مسکرایا اور مسکرا کر انتہائی پیار سے میرے گال تھپ تھپائی۔ اس کے اس لمس نے میری روح کے سارے زخم بھر دیے تھے۔ اگلے دن صبح سویرے میں اس سے پہلے اٹھ گئی۔ میں نے کچن میں جا کر پہلی بار اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے ناشتہ بنایا۔ جب وہ تیار ہو کر کمرے سے نکلا تو ناشتے کی میز سجی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے اسے کرسی پر بٹھایا اور چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا۔ آج سے تم بس ایک کام کرو گے، مجھ پر اور اپنی جان پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالو گے۔ میں نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے شرط رکھی، میں اب تم سے کوئی فضول خواہش نہیں کروں گی اور نہ ہی پیسوں کا مطالبہ کروں گی۔ میں نے اسے مکمل تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ میری یہ باتیں سن کر کھلکھلا کر مسکرایا اور چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا، مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا، ایسا لگ رہا ہے آج سورج کسی اور سائڈ سے نکلا ہے۔ اس نے شرارت بھرے انداز میں کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اس کی بات پر دل سے مسکرائی اور اس کی طرف دیکھ کر بولی، ہاں، آج سورج وہاں سے نکلا ہے جہاں سے انسانیت نکلتی ہے۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا، میرے دل میں آج زندگی میں پہلی دفعہ انسانیت کا سچا درد محسوس ہوا ہے۔ میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی کیفیت بیان کی۔ وہ ہنس پڑا اور میں نے اس لمحے شدت سے محسوس کیا کہ جس شخص سے مجھے کل تک گھن آتی تھی، آج وہی میری زندگی کا سب سے خوبصورت احساس بن گیا۔ اس کا کالا رنگ مجھے دنیا کا سب سے حسین رنگ لگنے لگا تھا اور اس کا سادہ پن میری سب سے بڑی طاقت بن گیا تھا۔ کبھی کبھی ہم صرف ظاہری تعلیم، پیسے اور معاشرتی حیثیت کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ ہم ڈگریوں کو تولتے ہیں اور انسان کو بھول جاتے ہیں، مگر اصل تعلیم تو انسانیت، دکھ سکھ بانٹنے کا نام، صبر اور سچی محبت ہوتی ہے، جو کہ میں نے آخر کار اپنے اس غریب شوہر میں دیکھی تھی۔ اس دن کے بعد میں نے وہ 30,000 روپے اسے واپس کر دیے اور اسے بس اڈے والی مزدوری چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، میری سچی توبہ اور اس کی انتھک محنت رنگ لائی۔ آج میرے شوہر کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ اس نے اپنی فیکٹری میں ترقی کی اور آج وہ ایک اچھے عہدے پر فائز ہے۔ میرے 2 پیارے پیارے بچے ہیں جو بالکل اپنے باپ کی طرح نرم دل ہیں، لیکن آج بھی میں اللہ کا دیا سب کچھ دیکھ بھال کر اور سوچ سمجھ کر خرچ کرتی ہوں۔ میں اب اس پر کوئی ناجائز بوجھ نہیں ڈالتی، بلکہ اب میں خود بھی ایک نجی اسکول میں پڑھاتی ہوں اور کماتی ہوں تاکہ اس کا ہاتھ بٹا سکوں۔ ہماری زندگی اب ایک ایسی خوبصورت کہانی بن چکی ہے جس کی بنیاد صرف اور صرف عزت اور انسانیت پر کھڑی ہے۔ مجھے اب مالز میں جانے اور سہیلیوں کو دکھاوا کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ میری اصل دولت میرا شوہر اور میرا یہ پرسکون گھر ہے۔ میں جان چکی ہوں کہ سچا رشتہ وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ہاتھ تھامے اور بغیر کسی غرض کے انسان کو پناہ دے۔ میرا شوہر میرے لیے وہی پناہ گاہ ہے جس میں میں نے اپنی زندگی کا اصل سکون پا لیا ہے۔